Welcome to our new channel Easy Minds. Now we are going to start our new lecture, which is based on the chapter crystal structure. हम पहले ही एक चैप्टर कवर कर चुके हैं जो कि था क्वांटम मैकेनिक्स। अब उसके बाद हम नया चैप्टर जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इसके देखते हैं क्या कुछ इसमें है, क्या क्या टॉपिक कवर करनी है और कैसे करेंगे, वो सब कुछ देखेंगे। ये भी एक वन शॉट टाइप होगा और इसकी जो डेरिवेशन थी जितनी, वो अलग से मैं एक छोटी सी वीडियो बना के 15 से 20 मिनट की बना के उसमें अपलोड कर दूँ डेरिवेशंस के लिए। और इस चैप्टर में आपको प्रॉपर थ्योरी और वो कह सकते हैं प्रॉपर कॉन्सेप्ट, एंड अगर आपने एक बार डेरिवेशन की है तो जस्ट एक टाइप ऑफ रिवीजन डेरिवेशन की अच्छे से हो जाएगी। अगर आप साल में प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेरिवेशन की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर वर्ड से ही काफी कुछ समझ में आ जाता है। क्रिस्टल अगर वर्ड की बात करें तो हमारे माइंड में एक फिगर आ जाएगी। कैसी आ जाएगी यार? कोई चीज प्रॉपर अरेंजमेंट में, मतलब कि एक वेल सीक्वेंस्ड या कह सकते हैं वेल यूनिफॉर्म, किसी भी ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से लगी है या किसी अच्छी सीक्वेंस में, उसे हम क्रिस्टल कह सकते हैं। माइंड में ऐसी फिगर आ जाती है। स्ट्रक्चर से हमें आता है ध्यान में क्या है, कुछ स्ट्रक्चर होगा ही होगा। अब हम ये टॉपिक क्या क्या कवर करने हैं वो देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमोर्फस बेसिस सॉलिड, यूनिट सेल क्या है, लैटिस सेल क्या है, प्रिमिटिव सेल क्या है, एंड क्रिस्टल लैटिस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है। ट्रांसलेशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझ पाओगे। जैसे कि हमारा मैप है ना, वैसे मान के चल सकते हैं इसको। अगर क्रिस्टल लाइन सॉलिड की बात करें, हमारे पास जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है कैसे, NaCl में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही तो NaCl यार। एमोर्फस सॉलिड, इसके बारे में काफी बात करेंगे। यूनिट सेल क्या होती है, प्रिमिटिव सेल क्या होती है, लैटिस पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब चीज कवर करने वाले हैं फुल डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सोचें तो क्रिस्टलाइन, मैंने कह दिया क्रिस्टलाइन वर्ड से हमारे दिमाग में आता है यार कहीं ना कहीं अच्छी सी अरेंजमेंट होगी तभी क्रिस्टलाइन वर्ड आया होगा। एक वर्ड से एक कुछ ना कुछ माइंड में आ ही जाता है। तो ये थे दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉलिड एंड देयर कैरेक्टर आर व्हाट वी एसोसिएट सॉलिड्स, they are full and definite and fixed and are rigid and incompressible। मतलब कि भाई सीधी सी बात है। एक इनका एक तो कह सकते हैं वॉल्यूम मेंटेन्ड है, शेप मेंटेन्ड है। वॉल्यूम एंड शेप आर मेंटेन्ड, बिल्कुल मेंटेन्ड है। कोई चीज हम कर ही नहीं सकते। इनकम्प्रेसिबल है। जनरली वैसे अगर हम देखें, नथिंग इज इनकम्प्रेसिबल इन दिस वर्ल्ड। पर वैसे अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो इनकम्प्रेसिबल है। दे जनरली हैव जियोमेट्रिक शेप्स एंड फ्लैट फेसेस एंड एग्जांपल्स इंक्लूडिंग डायमंड है, मेटल है, सोल्ड है। और NaCl ही है यार, कॉमन सी चीज है, आप सब खाते हैं, वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद the spaces between the atoms are very less due to high intermolecular forces and this result in crystal having high melting and boiling point। स्पेसिस बिटवीन द एटम वेरी लेस, मतलब कि मान लिया जाए ये एक एटम है, ये मिनट आई विल शो करते हैं भाई आपको कि एक एटम तो भाई ये है और एक एटम ये है एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। एक एटम इसके पैरेलल में यहाँ और एक इसके पैरेलल में यहाँ, सही है। देखो जो इनके बीच का स्पेस है बहुत कम। जितना कम स्पेस होगा ना उतनी ज्यादा फोर्स एक्ट करें, क्योंकि हमेशा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। ये हमेशा ध्यान रखने की बात है, यहाँ माइंड में आता रहना चाहिए। अब जितनी ज्यादा फोर्सेस होंगी ना बीच में, उतनी ही ज्यादा में क्या मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। क्यों होगा? अब एक बात आप ही सोच सकते हो, सोचते हैं, चलो एज्यूम करते हैं कि एक बॉक्स है। बॉक्स नहीं कहेंगे, एक अच्छा सा एग्जांपल दे। हाँ, एक चार बच्चों को खड़े करते हैं। चार बच्चों कैसे खड़े कर देते हैं? वो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर एक ही पैरल में हम दो बच्चों को ऐसे खड़े कर देते हैं जो एक दूसरे में हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आएगा। देखना ध्यान से क्या कहना चाह रहा है कि अगर इन दोनों पे हम फोर्स लगाएंगे, इनका बॉन्ड टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इजिली टूटने की। जबकि अगर हम इन चारों की बॉन्डिंग तोड़ने की कोशिश करेंगे वो कम होगी प्रोबेबिलिटी। और यही अगर हम देखें ना डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ हम रिलेट कर पाएंगे कि डिस्टेंस जितना कम उतनी ज्यादा फोर्स लग रही। फोर्स जितनी ज्यादा है
तो उतना ही ज्यादा हमें मेल्टिंग पॉइंट लगा के बॉन्डिंग तोड़ने में जितनी ज्यादा फोर्स है ना, उतनी ज्यादा हमें उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी। बॉन्ड टूटेगा तभी वो मेल्ट होगा, बॉयल तभी होगा, तभी इसका हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। Boiling point. The intermolecular forces also uniform. Crystal have a long range order, which means the arrangement of atom is repeated over a great distance. और एक और बात, इन स्ट्रक्चर की एक खासियत होती है। खासियत अगर मैं देखे ना, Don't I will show you if this is a crystal structure and अगर मैं एक लेटिस लूंगा ना अच्छे से, ध्यान से देखना, अच्छी चीज बनेगी। You should watch, अच्छे से देखनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसी तरीके से इसमें क्या होगा फर्दर, अगर मैं देखूँ ना, इसमें भी ऐसे रहा होगा। मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे बने होंगे, ये भी फर्दर डिवाइड हुआ होगा। अगर हम मिनिमम प्लेस में जाए, तो अगर हम किसी भी ना स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट पे चले जाए, क्रिस्टल के किसी भी स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट पे चले जाए, अगर मैं थोड़ा सा रफ करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सही है, पूरा रफ कर दिया मैं। इसके बाद दोबारा से देखते हैं। तो ये ऐसे इसमें क्या कुछ होगा, ध्यान से देखनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे, और अब ना मैं किसी भी पॉइंट पे जाके देखूंगा, क्रिस्टल सारे क्रिस्टल ऐसे ही अरेंज होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। ध्यान से सुनना बात है, क्रिस्टल एक दूसरे से अटैच होंगे। अगर मैं मान लिया जाए किसी क्रिस्टल के इस पॉइंट पे खड़ा, तो आगे देखूं तो भी सेम दिख रहा, पीछे देखूं सेम दिख रहा। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि फ्रॉम एवरी पॉइंट इन अ क्रिस्टल वी कैन नॉट डिफरेंशिएट देम। हम उनको ये नहीं पता लगा सकते कि अलग पॉइंट पे आ चुकी है। ये मेन है चीज, ये क्रिस्टल के बारे में चीज। एमोर्फस की बात करेंगे, एमोर्फस है क्या चीज यार? Amorphous solid are rigid structure, but they lack a well-defined shape. Amorphous कहीं ना फीलिंग आती है यार अंदर से, यार कुछ गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है। वही हिसाब है कि कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, जियोमेट्रिकल शेप नहीं होती, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। This is why they do not have edge like crystal and most common example क्या इसकी ग्लास है। ग्लास क्या है, एक amorphous solid है यार। और सुपर कह सकते हैं, जो सुपर फ्रोजन लिक्विड कहते हैं, जेल्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, एंड वेरियस पॉलीमर वैक्स थिंग फिल्म्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर यार। काफी चीजें हैं ये आसपास। एग्जांपल देखिए, ये अपनी आसपास की चीजें जो हम सराउंडिंग में जनरली देखते हैं। दिस वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड अकर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ देयर क्यूब्स। ये सारी जो चीज है ना, एक अरेंजमेंट या एटम की अरेंजमेंट, कहीं मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, कहीं उनके फर्दर अरेंजमेंट, क्रिस्टल की अरेंजमेंट, इस सब के अरेंजमेंट की वजह से वेरिटी आती है हर चीज में। वही है amorphous solid break into uneven pieces with irregular edge and they do not have distinct arrangement. Crystal structure and lattice translation vector, इसकी बात करते हैं, lattice point and space lattice, the atomic arrangement in is called as structure। तो एटम के अरेंजमेंट को क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। एक परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम होगी। रेगुलर वर्ड आया है, रेगुलर वर्ड का मतलब हमें समझना चाहिए। रेगुलर वर्ड अगर हम जनरली यूज करते हैं तो व्हाट वी कम टू नो अबाउट रेगुलर, रेगुलर है मतलब कि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब कि सेम है, मतलब कि यूनिफॉर्म अरेंजमेंट का मतलब अगर मैं दिखाऊं ना, इधर भी अरेंज है एक एटम और इधर भी एक एटम अरेंज है और एक इधर भी एक एटम इससे अरेंज है। ये सारे ना, अगर मैं ये एटम इससे ए डिस्टेंस पे है ना, अगर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट या फिर मैं रेगुलर अरेंजमेंट करूंगा, अगर ये इससे ए डिस्टेंस पे दूर है ना, तो ये भी इससे ए डिस्टेंस पे दूर होगा और ये भी इससे ए डिस्टेंस पे दूर होगा। समझ गए ना, यही चीज है यार, देख लो यही है इसका मतलब। So this periodicity in the arrangement varies in different direction and it is very convenient to imagine point in space and which these atoms are located. Such point in space are called as lattice point। उन सभी पॉइंट को हम lattice point कहने वाले हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो, ये चीज है।
अब ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर है क्या? देखो, अब एक 2D सिनेरियो एज्यूम करेंगे। ओके, कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में। फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, वेक्टर क्या कुछ हिसाब किताब है। जैसे हमारे पास मैप है ना, ऐसे ही हम ट्रांसलेशन वेक्टर को भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने 2D अरेंजमेंट कर दिया यार इनकी, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट, 2 मिनट में दूसरे उससे करते हैं। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, जल्दी देख लो, एक ये रेफरेंस पॉइंट है, और मुझे इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, इस पॉइंट के रेफरेंस में। आप सभी को पता होगा फिजिक्स में हम जब भी यूज करते हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट जरूर मानते हैं। किसके रेफरेंस में कुछ भी काम किया जा रहा है, वो चीज हमेशा नेसेसरी होती है। ठीक है, अब ये है, और अगर मैं देख रहा ना, इसके बीच में डिस्टेंस ए है, इसके में भी ए, इसके में भी, क्योंकि यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है तो ए डिस्टेंस ही है सबके बीच में, और इनके बीच में बी डिस्टेंस है। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, तो मैं क्या करूँगा? सबके दिमाग में आएगा भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम भी तो है अपने पास, वो भी तो शो कर सकते हैं। वही चीज है यार, और कुछ नहीं है, वही चीज है। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ 6 आ गया, मान लिया 6 एक इंटीजर वैल्यू आ गई, और 6 टाइम्स क्या रहा होगा? ए। 6 टाइम्स ऑफ ए, नीचे से देखा ना, 6 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ, क्या रहा होगा? 6 टाइम्स ऑफ ए, 6 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ए कैपिटल होगा, स्मॉल इंटरफेस 6 टाइम ऑफ ए। अगर मैं प्लस करूँगा, प्लस में क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, 1 2 3, थर्ड लाइन में प्लस 3 टाइम्स ऑफ पी। कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं यार। तो यहाँ n1 और n2 क्या है? एक इंटीजर वैल्यूज है, सही है। n1 और n2 और इंटीजर वैल्यू है, n1 एंड n2 आर देयर इंटीजर वैल्यूज। क्लियर होगा मेरे भैया जी? बिल्कुल। देखो, एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द केस ऑफ 2D array of points. We choose any arbitrary point as origin and consider the position vector r1 and r2 of any two lattice point by joining them to O. If the distance t of the two vector r1 and 2 where n1 and n2 are integral and a and b are fundamental characteristic of the array, then the array of the point is a two-dimensional. यही चीज है मैं जो बोल रहा हूँ। अगर 3D में जाएंगे ना, 3D में क्या नहीं होगा? 3D स्पेस होगा कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा, कोई पॉइंट यहाँ दे देंगे, इसकी पोजीशन बताइए, बताओ समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? फील समझो, इसमें 3 हो जाएंगे। Where the structure of the crystal refer to the actual ordering of its constant ions and atoms and molecule in the space. वही है चीज ना। अब हमारे पास होता है भाई बेसिस होता है। बेसिस है क्या यार चीज? बेसिस और लैटिस मिलके हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें हमेशा अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करना हो, छोटी सी चीज है, बेसिस एंड क्रिस्टल्स में, बेसिस एंड लैटिस में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बस इतना जानते हैं। अब लैटिस क्या है? लैटिस बेसिस की बात करेंगे, इसमें आएगा बेसिस। A lattice to represent a crystal structure, we associate every lattice point with one or more element called the basis. We associate every lattice point with one or more atom. When the basis is repeated with the correctly particle in all directions, it is give us to actual crystal structure. When the crystal structure is real, while the lattice is imaginary. समझिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर रियल है, लैटिस इमेजिनरी है। क्या कुछ होना ऐसा होता है, बताया तुझे? तो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, तो इसका कुछ ऐसा हिसाब है, ये देखो, एक लैटिस का ऐसे में एक ये मान ली पॉइंट है, इसके ऊपर प्रोवाइड कर ले लेते हैं ये एटम है मेरे पास, ये फर्दर अरेंज हो रही है। ठीक है, ये सब एक पेरियोडिकली यूनिफॉर्म अरेंजमेंट है, वो मैं डिफाइन पहले कर सकूं। तो एक दूसरे से अटैच रहना, इन जहां पर ये अटैचमेंट का एरिया है, इन्हीं को बेसिस बोल देंगे, इस पार्ट को ही बेसिस बोल देंगे। बस इतना ध्यान रखो, कोई ज्यादा होने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है भैया, है भाई? नहीं,
चलो यूनिट सेल एंड लैटिस पैरामीटर्स की बात करते हैं। लैटिस पैरामीटर है इंपॉर्टेंट चीज है, कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। तो हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे थे यार, यूनिट सेल एंड लैटिस। द एटॉमिक ऑर्डर इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इंडिकेट्स दैट द स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म a repetitive pattern. It is often convenient to subdivide the structure into small repeat entities called as unit cell. तो क्या यूनिट सेल की बात करते हैं? यूनिट सेल अगर हम माने ना, जैसे हमारा, मैं एक ही बात करता हूँ, जैसे सेल फंडामेंटल है ना, ऐसे हमारे इसमें यूनिट सेल फंडामेंटल है। यूनिट सेल से ही बनता चल जाएगा। ये एक यूनिट सेल जुड़ी, इसकी फर्दर एक और यूनिट सेल जुड़ गई, फिर उसके आगे फर्दर एक और जुड़ गई, फिर उसके आगे फर्दर एक और जुड़ गई, फिर एक और जुड़ गई, ऐसे फॉर्म होकर चल जाएगा अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सही है ना बात? बिल्कुल, क्या दिक्कत है इसमें? और इसने अलग से डिफाइन किया, इन एवरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर सम फंडामेंटल ग्रुपिंग ऑफ पार्टिकल इज रिपीटेड एंड सच फंडामेंटल ग्रुपिंग पैटर्न इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। सेल याद रखो, याद रखने का तरीका, सेल सेल जो रिपीट होती है तभी बनता है, इसी तरह यूनिट सेल है अपना। ठीक है, तो the lattice is made up of a repetition of the unit cell, and a unit cell can be completely described by the three vector A है, B है, C है, when the length of the vector and the angle between the vector alpha, beta and gamma are specified. तो ये है यार, सिंपल से 3D में शो कर रखा, इसके एंगल ले लेना ध्यान से, बीटा गामा अल्फा ए बी सी इसकी लेंथ है। ये हमें क्या शो करने में हेल्प करते हैं? जनरल सी बात है, इनको लैटिस पैरामीटर करने के लिए। तो ये हमें एक किसी भी पॉइंट की स्पेसिफिक बताएंगे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। प्रिमिटिव सेल है क्या? Primitive cell mathematical shape which when we repeat in 3D and will fill all the spaces and is equivalent of one lattice point. That is the unit cell that contain one lattice point only at the corner is known as primitive. तो यूनिट सेल में भी प्रिमिटिव। इसमें अगर मैं देखूँ ना, मैं दिखाता हूँ, स्लाइड आ गई, स्लाइड just wait for 2 or 3 minutes. I will correct it. स्लाइड को नहीं रिपेयर कर, स्लाइड खाली नहीं करेगी, नेट तो है, नेट का तो कोई रोड़ा ही नहीं, तो स्लाइड खाली है। अब आ गया हाँ, प्रिमिटिव सेल की बात करें तो प्रिमिटिव सेल क्या थी? सिंपल सी बात है कि जैसे ना टोटल एटम की एसोसिएशन उसमें मानो कैसे हो गई, यही तो इंटरेस्टिंग बात है इसमें रहते हैं। ये एक मैं ऐसे एक ही क्यूब लूंगा, ध्यान से देखना है आपको, सही है, बिल्कुल क्लियर होगा यार। ये इसके ऊपर एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, हाँ, एक एटम यहाँ है, हाँ यहाँ, एक एटम यहाँ भी होगा, क्योंकि तो टोटल कंट्रीब्यूशन में कुछ ऐसा मैं कहना चाहूंगा, कैसे होगा और सब कुछ। तो अगर मैं इसके बारे में देखता हूँ एटम के बारे में, तो ये एटम ना एक यहाँ से, देखिए व्हाइट कलर से शो कर लेते हैं, व्हाइट, एक यहाँ से अगला स्ट्रक्चर शुरू होगा, उससे ये वाला एटम उससे भी अटैच है और इस वाले ऊपर वाले से भी अटैच है। ठीक है, ये ऐसे आ चुका है, इसी तरह होगा सारा सिस्टम। तो जिसमें ना कंट्रीब्यूशन टोटल वन एटम की आएगी, इसमें तो इसकी कंट्रीब्यूशन टोटली वन एटम होगी, वो है हमारा एक प्रिमिटिव सेल। जैसे कि अब ये है, इसकी कंट्रीब्यूशन एक एटम के अंदर कैसे, अगर हम 3D में शो करना चाहें, एक यहाँ आ गया, एक इस साइड आ गया भैया, एक इस साइड आ गया, 3D होगी ना, एक नीचे नीचे ऊपर, ध्यान से एक ऊपर आ गया,
नीचे इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी। फिर अगर बीच में हो कोई एटम उसके साथ भी वो अटैच होगा, ये भी तो है ना। फिर इसी तरह उसकी अटैचमेंट इधर भी होगी, तो कहीं ना कहीं वो काफी एटम से अटैच होगा। वो स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव सेल, वो है जिसकी कंट्रीब्यूशन टोटल 1 एटम की आती है। जैसे कि मैं इसकी कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, अगर मैं इसकी चलिए निकालता हूँ तो इसकी कंट्रीब्यूशन कैसे है कि एक एटम कंट्रीब्यूशन, एक तो इधर चला गया, एक इधर है, एक इधर है। कितने से अटैच है? एक इधर, एक इधर, एक इधर, 3 तो यही होगी, ठीक है। एक सामने, 4 हो गए टोटल। एक सामने आ गया, एक इधर था, एक नीचे था, एक ऊपर था, एक एटम इधर था, एक इधर था, एक ऐसे भी था। टोटल 6 होगी इसकी कंट्रीब्यूशन। जैसे कि ये 6 से अटैच है ना, तो 1/6 इसकी कंट्रीब्यूशन है। मतलब कि जितने नियर बाय एटम से अटैच है ना, वो उसकी कंट्रीब्यूशन उस टाइप से। जैसे अगर n एटम से तो उसकी कंट्रीब्यूशन n समझ गई भैया। जिसमें और फिर उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। एटम्स कितने होंगे? मान लिया n है, अगर n से n कट होकर 1 आता है ना, तब अगर 1 आ गया तो प्रिमिटिव सेल है, अन्यथा नहीं है भाई। कंडीशन यही है, सही है। Clearance is must in this concept. अब हम करने क्या वाले हैं, ये देखना है। क्यूबिक स्ट्रक्चर करना है, बॉडी सेंटर्ड करना है, फेस सेंटर्ड करना है और हेक्सागोनल परस्पेक्टिव स्ट्रक्चर करना है। भैया रटने वाली चीज नहीं है। डेरिवेशन जब करेंगे ना, मजा आ जाएगा इसकी। इनको फील करेंगे आज, इसको फील करना है हमें, इसको फील करना है और इसको भी फील करेंगे कि कुछ से है ना। तो ये देखो, ये कंडीशन एक अच्छी सी लाइन लिख रखी है कि all cell need not to be unicellular। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है क्या? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या कितने एटम उससे अटैच हैं, क्या कुछ हिसाब है, वो सब कुछ हमें बता दिया जाए, हम पूछना चाह रहे हैं। तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो भैया, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसका एक एटम ऐसे अटैच है, ये अटैच हो गया। भैया जी ये देखो, हो गया। ये वही यार, शिट, मैंने गलत चीज से बनाया। ये भी गलत चीज है, इसे भी बनाना, दूसरी चीज से बनाएंगे। अभी थोड़ा मजा भी किया जाए ना इसका। ये भी गलत चीज है, इसे भी रेस करो। तीसरी चीज ट्राई करते हैं। अच्छा स्ट्रक्चर बना, मैं उसी के ऊपर बेच दिया अपनी सारी चीज। अगर स्ट्रक्चर ही नहीं अच्छा हुआ तो फिर क्या ही मुझे आने 3D स्ट्रक्चर में। वही इसको छोटी सी रीजन के साथ। अरे काम गलत हो रहा है। एक चीज गलत होती है, दूसरी चीज अपने आप ही गलत होने लगती है। दो मिनट, स्ट्रक्चर बनाना था अच्छे, तो मुझे हैंड रिटर्न ही ना बनाना पड़ जाए इसका स्ट्रक्चर इस हिसाब से। मैं तो सोच रहा था मजे आ जाएंगे अगर स्ट्रक्चर अच्छा बन गया, वो मुझे लग नहीं रहा स्ट्रक्चर। ये देखो, सिंपल स्ट्रक्चर है। मैं इलेक्ट्रॉन्स को शो करूंगा इससे। सिंपल क्यू, क्यू के कॉर्नर्स पे एटम होगा जिसमें, इसमें टोटल कंट्रीब्यूशन 2 होनी है मेरे हिसाब से। रुक जाओ, एक ही एटम है। एटम्स है भैया, एटम्स। ब्रैकेट की बात, ये क्रिस्टल सिंपल क्रिस्टल। ये देखो ध्यान से, 6 सीक्वेंस एंड नियरेस्ट नेबर्स। तो इसको मैं थोड़ा फिकर को तो ऐसा
यहाँ कर सकते हैं। In a simple cubic lattice, there are one lattice at each of the 8 corners of the unit cell, and if we take an atom at one corner as the center, and it is observed that this atom is surrounded by 6 equidistant nearest neighbor, and hence the coordination number of simple cubic structure is 6. 6 से अटैच है, एजम्पशन करवाई थी ना मैंने, याद करो भैया, ये याद करने की चीज भूलना मत। कुछ एक ये था, एक ऊपर था, एक इधर था, एक सामने भी था, समझ गई, वही है चीज। In the structure, each corner atom is shared by 8 unit cell, and the share of each corner atom to a unit cell is 1/8 of an atom, and in this way the total number of atom association 1/8. ये है primitive वाला concept, primitive cell कह सकते हैं इसको। In the other words, if the effective number of lattice point in a simple cubic cell is 1 and the SC is so मतलब कि simple cubic structure is a primitive cell, in this structure the atom touch each atom along the edge and hence the nearest neighbor distance 2 are equal to A। तो इसमें क्या हुआ होगा मैं देख लूँ भैया क्या हुआ, पूछे दे ध्यान से। अगर मैं इसको एक मैं देखता हूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे इसका, फिर माइक्रोस्कोपिक व्यू, एक एज का माइक्रोस्कोपिक व्यू बना देते हैं इसका भी। मैं माइक्रोस्कोपिक व्यू कैसे बनाता हूँ, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ देखा जाए तो इसमें क्या रहा होगा, ये एक सर्कल, ठीक है, ये एक और सर्कल, हाँ ये गलत बन गया, कृपया इरेज करने की करें और इसे दो मिनट लगेगा, इसी को कॉपी करना पड़ेगा इस हिसाब से। डिलीट, अब दोबारा से 2 मिनट ऐसे कॉपी पेस्ट, सही है। ऐसे अरेंजमेंट है भाई इनकी एटम्स की, और इनकी जो रेडियस है ना आप देखते हैं यार, अभी ये जो है इसकी ये रेडियस है और इसकी ये रेडियस है, ये रेडियस, ठीक है। यही जो है हमारी एज लेंथ है। अगर मैं ऊपर स्पेसिफाई करके लिखे एजीडी पढ़ रहे होंगे वही सब पता ही होगा यार, ये देखो ईजीडी के कॉन्सेप्ट से निकल रही है यार, कुछ गलत नहीं लग रहा, ये सीधी नहीं बननी चाहिए बिल्कुल सीधी। हाँ ये जो लेंथ है ना ये मेरी कितनी है, आर, ये एल लिख सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ के एल ले लेंगे तो एल है ये लेंथ, बट ये क्या है रेडियस, ए इसकी रेडियस अगर मैं ले लेता हूँ, ए यहाँ है, ठीक है, ए जी इसको थोड़ा ए में मॉडिफाई कर दिया जाए, ये भी ए है और ये भी है। यहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि ए प्लस ए आर की इक्वल है, सेम चीज है। ये मैं नीचे लिख रखी कि यहाँ इसने आर से रिप्रेजेंट किया है इसको, कोई दिक्कत नहीं, आर से इसने इसको रेडियस का रिप्रेजेंट किया, ए से इसने इसको रिप्रेजेंट किया, वही कोई दिक्कत नहीं। तो 2r इज इक्वल टू a, तो होनी थी, चलो हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था भाई 6, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि नियरेस्ट कितने एटम से अटैच था, ये हमें निकालना था लैटिस कांस्टेंट। अब हम पैकिंग डेंसिटी भी निकालने वाले हैं। पैकिंग डेंसिटी कैसे निकालोगे, सिंपल सा कांसेप्ट होना चाहिए। पैकिंग डेंसिटी निकलती है, आगे निकाल रखी, हाँ तो पहले लिखेंगे ऊपर, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और फिर उसके द नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक। तो एन की आज के वॉल्यूम हमारे पास देखो, वॉल्यूम ऑफ एक यूनिट सेल की वॉल्यूम मेरे पास इतनी आ चुकी है, और ध्यान से देखा जाए यूनिट सेल की वॉल्यूम है और एक एटम की कितनी वॉल्यूम आई है वो ये है 4/3 × पाई आर क्यूब। और मल्टीप्लिकेशन किस नंबर से करेंगे, कितने नंबरों को, हमने एक चीज निकाली थी कंट्रीब्यूशन कितना था, उससे मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन फैक्टर से। कंट्रीब्यूशन फैक्टर सिंपल क्यूबिक में होता है
क्या होता है, ओनली वन। सो यहाँ वन से मल्टीप्लाई करेंगे, पैकिंग डेंसिटी अपने पास होगी क्या, जस्ट आई वांट टू ऐड टेक्स्ट। सो पैकिंग डेंसिटी क्या है, पैकिंग डेंसिटी इक्वल आएगी भैया। तो ये क्या है, एन लिख रहा है मैं, एन इंटू या कंट्रीब्यूशन फैक्टर, टोटल नंबर कंट्रीब्यूशन फैक्टर नहीं, टोटल नंबर ऑफ आइटम लिख देते हैं एसोसिएटेड, टोटल ये लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एन एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन एटम ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, इक्वेशन गलत लगा दिया भैया तुमने, कंट्रीब्यूशन फैक्टर एन है। जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में अगर मैं देखूं तो एन की वैल्यू क्या होती है, सो ये बात इतनी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। यही अपना स्ट्रक्चर ये बना के दिखा रखा हो जो आपने ऊपर ड्रॉ किया था बी अपॉन, अगर तुझे पता हो गई कि ये एटम का जो स्ट्रक्चर 3D में देखा जाए तो एक स्क्वायर की तरह लगता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब इसकी कहानी है, वॉल्यूम होनी है, और आर का हमने रिलेशन निकाल ही लिया था 2r² कुछ आया भैया याद, आर में चेंज कर पाओगे वो भी आर में चेंज करोगे, बेसिक्स आने वाले, फिर ये कंट्रीब्यूशन होगी F इज इक्वल टू 0.5 52% बस, इतना ध्यान रखा बिल्कुल, यही इसमें याद करने की चीज है, पैकिंग अच्छी कैसे निकालनी है याद करने की क्या बोलेगा तो विजुअलाइजेशन सही है। उसके बाद आता है अपने पास बॉडी सेंटर्ड क्यूब, काफी अच्छी चीज है करने वाले हैं बॉडी सेंटर्ड में है क्या मजेदार चीज है, करने में भी मजा आने वाली वो चीज है। देखो बॉडी सेंटर्ड थोड़ा मुझे ये रफ करना पड़ेगा, देन आई विल डू अच्छे से करेंगे। ओके बॉडी सेंटर्ड एक बार मैं टू लेता हूँ, ए अब की बात सही है यार, सही है यार, इसको कनेक्ट कर दे, इसको भी कनेक्ट कर दे, कुछ गलत समझना जी नहीं लगता, अच्छा गलत होने तो अपन तो फिर कोई फ्रैक्शन वाली चीज बनाएंगे, तो ऐसे ये भी गलत होगा, तो इरेज करता हूँ लास्ट वाला करते हैं ऐसे, ये मान लिया कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मैं एटम शो करने वाला हूँ इससे, और मैं लेने वाला हूँ पेन, ये एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ भी होगा इस कॉर्नर पे यहाँ, एक बिल्कुल बीच बॉडी, ये बॉडी सेंटर बिल्कुल, ये बॉडी सेंटर का आपको डायग्राम देना है पेपर में। अब डेफिनेशन जो इसने लिख रखा ना पार्ट वो हम पढ़ ही लेते हैं, लिख क्या रखा है इसमें, तो in this structure in a unit cell there are 8 atoms at the 8 corners and another atom at the body center, जो कि मैंने इशू किया गया एक एटम जिसकी वजह से अलग है, ठीक है, and the corner atom do not touch each other but each corner atom body center atom along the ये अब अपना ध्यान से चीज इमेजिन करो 3D में इमेजिनेशन शुरू हो चुकी है भैया, जो कि अच्छे क्या भैया यार 3D में इमेजिनेशन करी तो ये हाइपोटेन्यूज सी कुछ मुझे दिखाई दे रही है, और ये कुछ मैं अभी दूसरी चीज से ड्रॉ करी उससे थोड़ी परफेक्शन आती है, उससे मजा भी आता है करने में। तो ये है हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करनी है,
हाइपोटेन्यूज टाइप है। और ये अगर मैं देखूँ तो हाँ, ये क्या रहा होगा, ये अगर मैं देखते हैं तीन ज्योमेट्री, ये ऐसे स्ट्रक्चर और कर्व बनेगा, तो ये क्या है, अगर मैं ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल है, इसके ऊपर ये सर्कल है, सर्कल क्या, ये एटम्स है अपने, ध्यान से बस एजम्पशन देखते रहो, क्योंकि ये ही टच कर पा रहे हैं दूसरे को, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर यहाँ रहा होगा इस एटम का, और इस एटम का सेंटर यहाँ रहा होगा, बाकी लाइन को हम कट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें करना क्या, ये रेडियस r 2r होगी, ये प्लस r, मतलब ये कितनी हुई होगी, 4r, ये हो चुकी है। अगर ये देखें, ये 4r हो चुकी है, और ये ट्रायंगल लेके चल रहा है ये वाली, ठीक है। तो हमने कह कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल है, और ये लैटिस का a कांस्टेंट है, ये भी a है, कोई दिक्कत नहीं होता है नहीं। अब मैं नीचे ट्रायंगल लेता हूँ, ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ये तो मुझे यूज करके निकालना है, वो बता दिया मैंने। अब लेने वाला क्या हम पहले ये ट्रायंगल लेते हैं कि हमें ये ट्रायंगल लेंगे, अच्छा, तो इसकी वैल्यू पता करने वाले, किसकी, इस चीज की, एक बार वो दिखा देते हैं। हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, इसकी पता करनी है। अगर इसकी वैल्यू पता लगी, मतलब कि AC की वैल्यू अगर मुझे पता लगी ना, फिर तो कोई दिक्कत रही, ठीक है। AC की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखा, हमें क्या पता है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या कह रहा हूँ, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखो, ये हाइपोटेन्यूज है इसकी, यहाँ a प्लस 2a हो जाएगा, मतलब कि AC की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC इक्वल टू 2a, सही है, क्लियर है यार। अब AC हमारे पास अगर 2a है, ध्यान से AC 2a है, एंटर करते हैं, तो हमें क्या इक्वेशन लगेगी इसमें, अगर देखें AC 2a है भैया, AC 2a है, उसके बाद इक्वेशन क्या बनी होगी, अगर हम दूसरे ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल क्या होगी वो, ACF को लेते हैं ना, ACF को ले रहे, ACF ट्रायंगल को लेते हैं, तो उसमें क्या कुछ बना देख ले, तो इसमें रहा होगा, इनका स्क्वायर आएगा यार, ये बात ध्यान रखना, एक स्क्वायर मतलब स्क्वायर आएगा एकदम, तो A स्क्वायर बनेगा, ध्यान से ये चीज। उसके बाद 2a स्क्वायर ये आ चुका है अपने पास, ये a है, ये भी a स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर ये था, और a स्क्वायर ये 2a स्क्वायर, समझ गया ना, कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। फिर FC की बात करें, FC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, FC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, AC है AF हुआ है, AC स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू मैंने निकाली थी 2a स्क्वायर, AC स्क्वायर की वैल्यू थी 2a स्क्वायर, वही पुट करनी है, फिर a स्क्वायर ऐड करना है, 3a स्क्वायर हो चुका, यहाँ से a की वैल्यू 4r/√3, कितना अच्छे है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये हम चीज है, ये पेपर में आती है भाई, यही चीज आती है पेपर में, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। अब पैकिंग फैक्टर आप निकाल पाओगे, हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे है, सोच, एक एटम कॉर्नर पे है, 6 से पहले टेस्ट था, एक बीच वाले ने और खेल लिया, वो भी खींच रहा, 6 पहले खींच रही थी उसको, दोनों ने खींचना शुरू कर दिया, ध्यान से इमेजिन करो, उस कॉर्नर पे जाओ, सोचो, पीछे से खींच रहे, एक सामने से, एक कह सकते हैं जेड एक्सिस पे खींच रहा, -z प्लस जेड, -x प्लस वाई माइनस वाई, और फिर एक उन दोनों के बीच से भी खींच रहा, तो 8 होगी टोटल ऐसे, ठीक है। तो 2r इक्वल टू, यहाँ से ये आ गया ना, हाँ ओके, हाँ सही है,
2r सही है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2r होगा, ये होगा। लैटिस कांस्टेंट अपने पास ये आ चुका है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ये है। कैसे आया होगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन तो 1/8 थी, 8 की कंट्रीब्यूशन 8 से 8 थी, पर एक जो सेंटर पे था ना, वो सेंटर भी है और किसी से वो शेयरिंग कर ही रहा, तो इसकी क्या आएगी, +1 अलग से 2 आ गई। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम इन अ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, अब इसकी देखो मैंने n की वैल्यू यहाँ ना 2 आ गई है, क्या आ चुकी है, n की वैल्यू 2 आ चुकी है भैया। क्या थी बात, n की वैल्यू 2 आ चुकी है, मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था उसमें n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और नीचे यहाँ जो r की वैल्यू अपने पास, r की जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे। पुट करके हमारे पास डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी बढ़ चुकी है 68%। अब आते हैं फेस सेंटर्ड पे। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, फेस सेंटर्ड में होगा क्या, सोचना तो हमें चाहिए। अगर देखें तो फेस सेंटर्ड का क्या कुछ हिसाब हुआ भाई, हाँ सही बन गया। इसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, और फिर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके ये तो हो गया ना, सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे तो इसको इधर इतनी पार्ट में लेके आते हैं इसको, और ये आएगा ज्वाइन कर दिए। गेन कर चुके हैं तो एटम की बनाएंगे ऐसे 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 ऐसे, मतलब कि ना जो अब तक पड़ा वो काम आना ही है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये अटैच हो जाए यार, एक फिर एटम यहाँ आएगा, एक एटम यहाँ आने वाला है, एक एटम भी यहाँ आने वाला है, एक यहाँ आने वाला है, एक यहाँ भी आएगा, बीच में एक एटम यहाँ भी आएगा, एक एटम यहाँ भी आएगा, एक एटम यहाँ भी आएगा, और एक बिल्कुल सेंटर में एटम आने वाला है। फर्क क्या है कि इसमें अगर मैं पढ़ूंगा, इसमें लिखा रखा होगा कि जो 2 एटम है उनके बीच में भी एटम। In case of FCC lattice, there are 8 atoms at the 8 corner of the unit cell and 6 atoms at the center of 6 faces. सही है? तो sorry. Faces के center में मैं बोल दूंगा 3 है, 6 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो मैं फ्लो में ध्यान नहीं रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्राम को कर देते हैं, और अब इसे क्या करना है, पेस्ट करना है, पेस्ट थोड़ा सा ऐसे लग गया ना, छोटा हो जाता है कभी कभी, सही है ना, बिल्कुल सही है। एक एटम यहाँ नहीं है, बिल्कुल इसके फेस के सेंटर पे, 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 और एक बिल्कुल सेंटर। सही है ना यार, दिक्कत थोड़ी है। Can be observed that this face is common to 2 units and there are 12 points surrounding it situated at a distance equal to half of the face of the unit cell. Thus the coordination number of the lattice FCC is 12. 12 होगा, सोच लो यार कैसे होगा। अब इसके एडजेसेंट में वो तो आ चुके हैं, एक ऐसे भी तो आ चुका है, ऐसे भी खींच रहा है इसको, एक ऐसे भी खींच रहा, एक ऐसे भी खींच रहा। अब 12 हो चुके हैं, इसी तरीके से आगे पीछे लगा के हो जाएंगे 12। The atom touch each other along its face and each corner atom is shared by 8 surrounding unit cell and each of the face centered atom is shared by 2 surrounding unit cell. देखो वही है बात, इनकी कंट्रीब्यूशन ये आ चुकी है 4, और कंट्रीब्यूशन पता चल गया कहाँ से आएगी, बिल्कुल दिक्कत थोड़ी है। n equal to 12, a की वैल्यू क्या आएगी 4r/2, कैसे आएगी, सिंपल सी है भैया डेरिवेशन, ये रखिए देखो, a डायगोनल क्या लूँ 4r, स्क्वायर 4r का स्क्वायर, जनरल सीधी यहाँ से लेट इसको, इसमें 4 थी वैल्यू,
4 पुट करेंगे, इसकी डेंसिटी आएगी लगभग 74%। अब जो स्ट्रक्चर आने वाला है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अगर इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हो तो इमेजिन जरूर, मैं कहता हूँ एक बार नोटबुक उठा लो साथ में और ड्रॉ करो, ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करते करते हमें पता चल जाएगा कि डेरिवेशन करनी कैसे है इसकी, ठीक है। तो इन एचसीपी द यूनिट सेल कंटेन वन एटम, इसमें कुछ नहीं है यार, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सिंपल लग रहा है देखने, यही मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लगता है। चलो देखते हैं, आसानी लगते हैं इसको, आसानी से कैसे बनेगी। वही रुक जाओ 2 मिनट। एक चीज तो याद होगी सबके, क्या, बेंजीन की रिंग वो बन जाए पहले। ये गलत बन गई, फिर मैं दोबारा से बना, कोई दिक्कत थोड़ी है। दो मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक अच्छी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको कॉपी करेंगे, ऐसे स्टेट है, सही, कंट्रोल कॉपी, एक पेस्ट, सही है, पेस्ट पेस्ट, ये चीज कट करनी पड़ेगी ना, डिलीट, दोबारा से कॉपी करनी पड़ेगी, रोटेशन की जाए, छोटी करनी है, थोड़ी लेंथ ही छोटी करनी है, इसकी मूवमेंट कुछ ऐसे, कुछ काम है, बैठना है तो मुझे बताऊंगा, बैठ तो गया, बोलना बोलना वैसे बोल, पेस्ट करना आपको दोबारा से, इसके अरेंजमेंट जैसे, मैं स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, पेस्ट, रोटेट, जस्ट इसको पूरी कॉपी, भाई हो जाए यार, कॉपी कॉपी, ठीक, पेस्ट। अब देखो अरेंजमेंट देखना बस, ये वो वही गलत चीज आ गई यार, ये इससे अरेंज अटैच, ध्यान से इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, इससे अपना एचसीपी स्ट्रक्चर तैयार, यही एचसीपी स्ट्रक्चर। बीच में क्या आएगी, एटम्स की ट्रायंगल आएगी, वो भी बनाएंगे। एटम्स में कॉर्नर पे एक यहाँ आने वाला एटम, एक यहाँ आने वाला है, एक यहाँ, एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आएगा, एक यहाँ भी आने वाला है, बीच में भी एक, बीच में ट्रायंगल होगी कि वो अलग है सबसे, उसी की वजह से थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट है। ये पॉइंट है, ये और ये देखो, टोटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाना। स्ट्रक्चर के बाद अगर हम देखिए ना, इसके बारे में पढ़ते हैं बिल्कुल, क्या क्या लिख रखा मेन, अगर जिस स्ट्रक्चर से काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि क्या कुछ अरेंजमेंट रही होगी। टोटल इसमें कितने एटम है, अगर हम देखें 6 6
और 3 लगभग वो 12 से 14 आइटम में देखने पड़ेंगे। The unit cell contain one atom at each corner and one atom each at the center of the hexagonal faces, and 3 more atoms within the body of the cell, and each atom touches 3 atoms in the layer below its plane. जो यार ये तो बनाया हमने 3 एटम जो बीच में, and 6 atoms in its own plane and 3 atoms in the layer above. तो यहाँ कंट्रीब्यूशन देखिए, further the atom touch each other. A is equals to 2 आ चुका भैया। टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे निकालेंगे? 3/2 कंट्रीब्यूशन, ऊपर वाला नीचे वाला 3/2 कंट्रीब्यूशन, और बीच में जो थे ना उनके 3 कंट्रीब्यूशन। तो कितना हो गया टोटल? यहाँ हमारा एन फैक्टर जो मैं निकाल रहा था वो 6 आ जाएगा, आ गया भैया 6। अब अरेंजमेंट क्या कुछ हिसाब रहेगा अरेंजमेंट को देखना। ये है ना, ये इमेजिनेशन है, प्रॉपर इमेजिनेशन करेंगे सब कुछ पता चलेगा। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगी, अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सही है, सही है, ये एक ट्रायंगल है, इतनी एक ट्रायंगल बना दी। और इसी के अगर मैं देखूँ ना ऐसे चल रहा होगा, ये तो एक हो गया ना पार्ट, इसी के किसी भी कॉर्नर से आप उठा सकते हैं परपेंडिकुलर, ऐसे उठा लिया थोड़ा सा ऐसे, और ये पॉइंट ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। ये ऐसा होगा, ये एक थोड़ा सा अलग कंडीशन है। सी और इसकी कुछ डायमेंशन जो है ना, ए तो इनके बीच में यार वो है अपना लैटिस वेक्टर होता है, आर रेडियस होता है, वो हमें पता ही है, इनके बीच में रिलेशन निकालना। और सी जो है ना, सी हमारी लेंथ ऑफ द एचसीपी है, और ये लगभग क्या है हमारी हाफ है, ये c/2 है इतनी, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए कितनी है c/2, सही है। तो अगर हम देखें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है क्योंकि साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। और अगर मैं एक इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये इनके दो एंगल में 30-30 की डिवाइड कर देगा, तो ये लेंथ हम वहां से निकाल पाएंगे, दैट इज इक्वल टू a/√3 आने वाली है। क्लियर होगा भैया, यहाँ से ये वही आ चुका है। तो अब ट्रायंगल EXZ देखिए, ये ट्रायंगल EXZ है, मैं रीरेज करता हूँ। ट्रायंगल EXA, ये रही एक्स एक्सिस कौन सी है अपनी, EXZ ट्रायंगल हम ले चुके हैं भैया, ये Z है, EXZ ट्रायंगल लिया हमने, इसमें AZ² ये आ गया, AX² प्लस ZX², ठीक है। करने वाले हैं ये ध्यान से, ये चीज तो ध्यान रखनी है, AY AX c/2, ये डेरिवेशन ऐसे देख सकते हैं भाई, x पॉइंट z वही हमने जो लिया था प्रोग्राम वही आने वाला, स्क्वायर इक्वल आ गया AZ² परपेंडिकुलर है, फिर AY का स्क्वायर आने वाला है, ये x ने रखा इसने वही तरफ थोड़ी गलती कर दी, AY है वैसे, AX फिर ZX, ये ऐसे, ठीक है। ये इन दोनों का परपेंडिकुलर था, c/2 लेंथ आ जाएगी ZX, यहाँ से वैल्यू निकाल लिया अभी, a/√3 पुट करनी है सीधा, AY की वैल्यू a/√3 और AZ² क्या है, A², AX 2/3 AY a√3, c/a की वैल्यू क्या आने वाली है 8/√3, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी वैसे तो। 6 टाइम का एरिया आ जाएगा, सिंपल सी बात है। बेस का एरिया कैसे निकालना है, एक ट्रायंगल का एरिया 6 से डिवाइड करते हैं, वो अपना तरीका चलेगा, ठीक है। वो करने वाले वही है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस एरिया वो निकाल देंगे, ये आ गया इसमें से। पर तो जो वैसे डेरिवेशन है इसकी थोड़ी इजी पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बना रखी है, पर इसमें ऐड नहीं है पीडीएफ में, तो उसकी अलग से आएगी, वो मैंने आपको बोल रखा है कि डेरिवेशन के लिए अलग वीडियो है। यहाँ से जस्ट एक बार रेफरेंस ले सकते हैं, n = 12 है, 2r है लैटिस वेक्टर,
बस जस्ट पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी और क्या बॉन्डिंग इज सबसे इम्पोर्टेंट होगी। बॉन्डिंग इज बॉन्डिंग कैसी है भैया, क्या कुछ हिसाब कुछ है किताबों का, मान लिया भाई ये है, ये अटैच है यार एक दूसरे से, कहीं ना कहीं इनमें होने ही वाली है जिसकी वजह से अटैच है, कि इतना हिसाब है। तो ये रहा, ठीक है, इनमें बॉन्डिंग की तो थी, कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही कौन सी नहीं कर रही इनके बीच में, वो सारी सारी हम देखेंगे। टोटल बॉन्ड्स कितने टाइप के, बॉन्डिंग इन सॉलिड देखिए देखो भैया जी ऐसे ही करते हैं। ये देखो बॉन्डिंग इन सॉलिड, बॉन्डिंग इन सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़नी हमने, आयनिक बॉन्डिंग पढ़नी, मेटालिक बॉन्डिंग पढ़नी, कोवलेंट बॉन्डिंग और डबल फोर्स ऑफ बॉन्डिंग, ये सारी सारी थोड़ी वीकर टाइप, बहुत वीकर टाइप। आयनिक और कोवलेंट हम जल्दी देखते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बहुत मेटल के बीच में हम देखते हैं। आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो दो आयंस के बीच में बॉन्डिंग, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसकी वजह से वो बॉन्डिंग होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बॉन्डिंग है, कोलम्बियन फोर्स की बॉन्डिंग है, कोलम्बियन बॉन्डिंग कह सकते हैं उसको, ध्यान से इतनी ही चीज है। कोवलेंट की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्डिंग होती है, जो उसे हम कोवलेंट वाली कहेंगे, ये शेयरिंग हो रही हुई इसकी वजह से कोवलेंट बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपने सुना होगा फैन, FAN, सुने ना, यही चीज है यार। अगर ना हमारी क्या हो, हाइड्रोजन अटैच हो, तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन इन्वर्ट की जाए तो हाइड्रोजन मान लेते हैं, ये हाइड्रोजन ब्लैक कलर हाइड्रोजन है, सच हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन है यहाँ किसी एलिमेंट से अटैच है जो कि भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पर अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है और जो फैन से बिलोंग, अपने फैन से बिलोंग कर रहा है, फैनी फॉर्म मतलब कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इनसे होगा ना, तो इनके बीच में पार्शियल बॉन्डिंग से हो जाती है, पार्शियल बॉन्डिंग यूज करे के लिए पार्शियल बॉन्डिंग से हो जाती है, उसे कहते हैं हाइड्रोजन। सिंपल सी चीज है। और मेटल के बीच में बॉन्डिंग आ जाती है, उसको क्या कहेंगे, मेटलिक बॉन्डिंग। वंडरवुल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, गैसेस के बीच में, जिनके बीच में कोई फोर्स नहीं होती उनके बीच में वंडरवुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वंडरवुल बॉन्ड है भाई, ध्यान से। अब ये इसकी जस्ट रीडिंग करनी रहेगी, मेन कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, था क्या, जस्ट एक सेकेंडरी बॉन्डिंग एंड प्राइमरी बॉन्ड्स आर बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर आर interatomic bond, whereas the secondary bonds are molecular. The primary bonds are categorized into three parts. Ionic bonding is the simplest type of chemical bonding, usually electromagnetic है। NaCl सबसे अच्छा एग्जांपल है, MgHcl एग्जांपल है, और देखो सॉलिड which ionic bonding NaCl की स्ट्रक्चर है। कोवलेंट बॉन्डिंग होती है शेयरिंग की वजह से, हमको पता ही है यार, कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग की वजह से कोई आ चुका है, वही है यार, आउटर इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयरिंग सीधे पड़ी है। मेटलिक बॉन्डिंग इज सिमिलर टू द कोवलेंट बॉन्ड। इन कोवलेंट बॉन्ड्स two atoms are linked together by pair of electron and share between them. In metallic bonding, the valence electron which hold the atom together and are not bound to individual atom or pair of atom but move freely throughout the whole atom. में मूवमेंट है, सरफेस से बाहर निकल पाते, उसकी वजह से इनकी क्या है, बॉन्डिंग है। आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन फ्री बराबर है यार, वो मूवमेंट करता रहेगा, उसकी वजह से इनके अंदर बॉन्डिंग रहेगी, बस वो सरफेस से बाहर नहीं आएगा, ये है कुछ, इसकी वजह से इनके अंदर बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन वाली है यार, जो मैंने बताया थी, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से नहीं, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन से अटैच हुआ, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नेगेटिव नहीं होते। वंडरवुल फोर्स किसके बीच में की बता दी है मैंने, जिनके बीच में कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट कर पाती, जैसे कि गैसेस है, नोबल गैसेस, उनके बीच में वंडरवुल फोर्स का अटैचमेंट है। आप सभी पढ़ सकते हो, कोर्स करो, पढ़ सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। और बाद में आपको ये नोट्स अपलोडेड भी मिल जाएंगे थोड़े दिन में, 1-1.5 हफ्ते के बाद। इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल्स, इम्परफेक्शन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में इम्परफेक्शन आ ही जाती है।
मान लिया जाए ये स्ट्रक्चर बनाना तो कुछ ऐसे है, ये देखो मेरे से क्यों में अभी इम्परफेक्शन ही आई है, ऐसी इम्परफेक्शन हो गई, या कहीं कोई पॉइंट मिस हो गया, पॉइंट डिफेक्ट आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन फालतू हो गया, कोई एटम फालतू हो गया, वो भी तो एक मिस अरेंजमेंट है। कई बार हम मिस अरेंजमेंट करते भी इसलिए हैं ताकि हमारे पास मटेरियल काफी अच्छा बने, उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो। इम्परफेक्शन क्या डिजायर्ड भी हो सकती है और अनडिजायर्ड इम्परफेक्शन भी हो सकती है। डिजायर्ड इम्परफेक्शन हम किस वजह से करेंगे, ताकि हम मटेरियल की क्वालिटी को इंक्रीज कर पाए। क्या कह रहा है, मटेरियल की क्वालिटी को इंक्रीज कर पाए, ये क्वालिटी क्वालिटी इंक्रीज होगी ना तो हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जनरल सी चीज है। तो इम्परफेक्शन इज सॉल्व, पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्ट डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल, ये अपने टॉपिक हैं जो अब हमें कवर करने हैं इम्परफेक्शन। और लगभग इसमें 20 मिनट लगेंगे। In actual crystals, imperfection or defects are always present and their nature and effect अलग अलग होता है। कहते डिजायर्ड है, कुछ अनडिजायर्ड है, ये आप पढ़ सकते हो। कोर्स करो, पढ़ो, एक बार जरूर पढ़ो। आई विल प्रेफर। देखो पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, एक होता है वैकेंसी में से, एक इंटरस्टिशियल होगा, एक कंपोजिशनल होगा। वैकेंसी शॉर्ट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल फ्रैंकल डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन या इंटरस्टिशियल पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आता है। ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। वैकेंसी शॉर्ट की डिफेक्ट आ गया, दिखाएंगे शॉर्ट की डिफेक्ट आपको, फिर डिफेक्ट भी दिखाने वाले हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से आएगा। अब इसके बाद लाइन डिफेक्ट जो आएगा एज डिस्क्रिमिनेशन, उसके डिक्रीज डिसलोकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है भैया। सरफेस डिफेक्ट आते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज, स्टील की बाउंड्रीज एंड स्टोकिंग फॉल्ट, वॉल्यूम डिफेक्ट भी आते हैं। पॉइंट डिफेक्ट है क्या, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, पॉइंट इम्परफेक्शन। पॉइंट इम्परफेक्शन का मतलब किसी एक एटम की प्रेजेंस से क्रिएट होते हैं, जैसे क्रिएट होते हैं वो एटम मिसप्लेस हो गया, कोई एटम इन द रॉन्ग प्लेस। A vacancy is the simplest point defect in a crystal, and this refers to a missing of an atom and vacant atomic site. Such defect arise from imperfect packing during the original crystallization of the atom. At high temperature, vacancies may be single, 2, 3, 4 बहुत हो सकती है। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। ध्यान से बस इसकी डेरिवेशन को साइड बाय साइड करते रहो। एक एचसीपी की डेरिवेशन है जो मुझे इसमें ठीक नहीं लगती, बाकी सब इसमें डेरिवेशन आसान तरीके से है। वो एससीपी की अलग से भी आएगी सारी डेरिवेशन, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो वीडियो आप प्रिफर करना देखना होगी, क्योंकि डेरिवेशन पेपर में आती है, थ्योरी के साथ आती है भैया। ये 15 या 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें लिखेंगे एक साइड डेरिवेशन डायग्राम, उसके साथ हमें थ्योरी भी लिखनी होगी, तभी हमें पूरे नंबर, ये बात ध्यान रखना। तो इस वजह से वीडियो जरूर देखना। The binary ionic crystal when anion cation pair with their latticide and jump on the surface due to terminal vibration. Such a pair of vacant site is called as Schottky defect. क्या लिखा देखिए ध्यान से, एक पेयर की पूरा पेयर ही गायब हुआ है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, पूरा पेयर गायब हो चुका है। एक पॉजिटिव पॉइंट एक नेगेटिव पॉइंट, तो टोटल न्यूट्रल होता है हमारे सरफेस। सही बात कही भी आपने। यानी क्या टोटल नंबर ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल, क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू जनरेट अ शॉर्ट की डिफेक्ट ES मान लेते हैं, तो एन डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए NES हमें चाहिए कि एनर्जी, ये ध्यान रखते हैं। टोटल फ्री एनर्जी जो होती है ना, वो F इज इक्वल टू UTS। U क्या है हमारे पास, TS क्या होता है, T होता है टेम्परेचर और S क्या होता है एंट्रोपी। ध्यान रहेगी भैया, कंडीशन कहाँ से होगी, याद करो आपने 11th क्लास में कहीं ऐसी क्वेश्चन पढ़ी थी, यूजफुल फ्री एनर्जी वही चीज है। W क्या है, W है क्या, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ द वेज इन विच डिफेक्टिव केस। कैसे है, क्या नंबर ऑफ एटम है मेरे पास, n मुझे डिफेक्ट क्रिएट करना, क्या है उसका n टोटल नंबर ऑफ एटम है और n डिफेक्ट्स क्रिएट करने, तो सिलेक्शन कैसे होता है n में से, ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लग जाएगा, ये लगाना है, ये W की वैल्यू है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S Kb log W, ये ध्यान रखना है। आ जाएगी यहाँ से वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भैया। हम लोग फ्री एनर्जी इक्वेशन वही जो ऊपर लिखी थी वो यूज करेंगे, ये इक्वेशन इसमें पुट करेंगे। अब हमारे पास क्या होता है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आता है, ये फॉर्मूला आता है भैया। डेरिवेशन कर रहे हो कॉपी साथ में होनी चाहिए, ये नहीं कि अलग वीडियो आएगी इसी में कवर हो जाएगी। अगर इसमें समझ सकते हो समझो, क्योंकि डेरिवेशन आपको अपने हाथ से ही करनी है।
करो, अलग अलग टर्म निकालेंगे। ये आ चुका हमारे पास, देखो ये पहले हमने इसको लोग को चेंज किया ना, 2 बाहर आ गया, फिर 2 को ये आ गया, फिर मैंने सोल्व किया इसको। टोटल मेरे पास अल्टीमेट ये चीज आ चुकी है, यहाँ तक सोल्व करके यहाँ तक किया गया। फिर मैंने स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाई, तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद मेरे पास क्या आ गया, तो टोटली यहाँ तक अगर मैं ये आ गया। ध्यान से देखना बस। इक्विलिब्रियम क्या था, इक्विलिब्रियम की कैसे थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम के टाइम पे सारा कुछ कैसा है। थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम पे चेंज इन ये चेंज ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, सही है। विद रिस्पेक्ट ये 0 के इक्वल, यहाँ से इक्वेशन आ गई ये, और इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर देंगे, अप्रोक्सीमेशन रीअरेंज एक्सपोनेंशियल में चेंज, और क्योंकि स्मॉल एन से तो ये नेगलेक्ट कर देंगे। चलो ये अपने पास एन बाई एन की वैल्यू आने वाली है। अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये तो था शॉर्ट की डिफेक्ट। अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट होंगे समथिंग सही है। सेम ही चीज है, बस इसमें चेंज होता कहानी वाला है। वहां हमने क्या करा था, ओमेगा का स्क्वायर करा, डब्ल्यू का स्क्वायर था याद, तो यहाँ स्क्वायर होनी है, पर यहाँ अलग अलग प्रोबेबिलिटी आने वाली, W1 एंड W2 कैसे वो देख लिया। Frankel defect, this type of defect is produced due to migration of an atom or ion from its normal lattice side to an interstitial side. Consider a pure ionic crystal containing positive charge and negative charge. Suppose it contains a total number of ions. ये इक्वेशन हमें लिखनी है। एंट्रोपी यहाँ से निकाल पाएंगे। नंबर ऑफ फेज इन व्हिच वैकेंसीज कैन टेक प्लेस, एक तो ये तरीका है भैया, और दूसरा है एन आयंस की वैल्यू, नंबर ऑफ आयंस फॉर्मेशन इस तरीके से हो सकती है भैया, लिख रखना है। नंबर इन व्हिच एन वैकेंसी गिवन एज and the n migrated atom ions of the interstitial. The total number of way in which the Frankel defect can be is given as, ये आ जाएंगे total number of defect of unit total, ठीक है। ये इतना हमें क्लियर होना चाहिए, है ना। ये नंबर ऑफ द आयन ये बात है ना, सही है। हो गया था, वही सेम चीज लगानी है, और लास्ट में अल्टीमेट हमारे पास क्या आएगा, आपकी एन इंटू एन आई आना है, सही है बिल्कुल। हाँ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। इंटरस्टिशियल साइट्स की तरीके से प्रोड्यूस हुई है, और कैंसर कैसे ये है, इंटरस्टिशियल साइट कितने तरीके से प्रोड्यूस होंगी, ये वो चीज है। कैसे वो ये चीज है, ध्यान से बस। तो वही सेम चीज है पिछले वाले। अब सोडियम का क्या आ चुका है भाई, अब हम बात करेंगे सोडियम। सोडियम का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये देखो। अगर मैं बात करूँ ना सोडियम का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो बनाना होगी कैसे, ये अपना अल्टीमेट स्ट्रक्चर NaCl का ऐसे, ठीक है। यही चीज में समझने की कोशिश करना था। ये है अपना स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे मर्जी बनाओ, पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका है यार। पोजीशन क्या होगी, 0 0, देखो 0 0 पोजीशन होता है इनकी लैटिस की ना, 0 ये 0 1/2 पे आ गया, 1/2 पे आ गया। ये तो मैं एक सिंपल से ट्रिक के तरीके से बता देता हूँ, दिक्कत देखो एक बार दो कॉम्बिनेशन लेके चलो, सही है, एक बार में प्रॉपर 0 हो जाएगा। कोई से एक लेके चलना है, उस एक में तीनों एक 1/2 बस ये तरीका याद है। हो गया। सीजियम क्लोराइड का भी सिंपल स्ट्रक्चर है, डायमंड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा,
क्रिस्टल सिमेट्री और ब्राइट दो तीन टॉपिक अपने वो पढ़ चुके हैं। सिंपल सी अरेंजमेंट है, ये आप पढ़ लो। स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द टू सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसमें भी सेम सीएल की अरेंजमेंट और सीएस की अरेंजमेंट ऐसे है, ये भी ऐसे ही है स्ट्रक्चर। इसमें बॉडी के बीच में होगा सीएस। उसमें क्या था, इसमें क्या होगा ना, मैं दिखाता हूँ अगर मैं इनको कॉपी कर पाया। इफ आई एम एबल टू, ये अरेंजमेंट यार अभी मैं बता रहा, ये जो होगा ना क्रिस्टल में, ये इसकी थोड़ी प्लेसमेंट इस हिसाब से होगी। एक ये वाला आइटम इसके सेंटर पे, बाकी अलग अलग सेंटर पे, ऐसे अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट का ही फर्क है भैया। अब ये स्ट्रक्चर समझना थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, आसान भी नहीं कह सकते, पर समझ सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है, इसको बनाया जाए। बनाना तो नहीं चाहूंगा मैं, इसी में समझना चाहूंगा। ये हमें क्या करना है, मैं बना के दिखाता हूँ। ये जो ऐसे करके ना, एक ये कर ले, एक ये और एक ये, एक स्क्वायर बॉक्स बन गया मेरे पास। ठीक है, एक डायग्राम ले ले तू, ठीक है, एक डायग्राम ले ले तू इधर से, ठीक है। फिर इसी के पैरेलल एक ऐसे लाइन ले ले हॉरिजॉन्टल, फिर इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ले ले, फिर इसके ऐसे ज्वाइंट कर, एक ऐसे ज्वाइंट कर, बन गया ना। हाँ, तो ये पॉइंट हमारा सेंटर है। सेंटर थे 1/2, 1/4 इधर, 1/4 इधर, 3/4 इधर, 3/4 इधर, समझ रहे। फिर यहाँ फिर है सेंटर, सेंटर, फिर सेंटर एंड सेंटर। फिर इसके इधर जो है पॉइंट, इसके इधर 1/2, 1/2, फिर इसके इधर 1/2, इसके इधर 1/4 का 1/2, 1/2। समझिए बस ये डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना भी क्या समझ गए, इतना मेरे हिसाब से यही चीजें हैं। ठीक है, डायमंड स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट सिंस मे बी partially element belong to the group such as CG1. इनका सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बेसिक डायमंड लैटिस एंड द एटॉमिक पोजीशनिंग द क्यूबिक सेल एरोडायनामिक वेक्टर। इसके चार में चार बॉन्ड होने पड़े हैं यार, कार्बन को होते हैं चार बॉन्ड होने पड़े, इस वजह से द लेंथ पर बॉन्ड ये दे रखी है, डाटा इसके सारे दे रखा है हमने। अब पैकिंग फ्रैक्शन की इसकी कैलकुलेशन कैसे, वो भी आप देख लेते हैं यार। अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, ये देखो 2r तो ये यहाँ से 2r ये आ गया, a/4 यहाँ से इधर रखा है, देखिए ऐसे वही चीज है। ये आया कुछ याद भी है, आया दोबारा से देखो हाईलाइट करते हैं, ये बेस रेक्टेंगुलर, फिर ये आएगा ऐसे, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी किसकी, ये तो हमें पता, ये तो क्या चीज है ना, हमें निकालनी ये है, ये पता है, इसका यूज करेंगे। ए स्क्वायर आ रहा है कुछ ए एक्स, और देखते हैं, मैं अभी रफ करके आपको इसमें एक तो करके दिखाऊं। ए एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ओ एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये इसका थोड़ा पॉइंटेड हुआ पड़ा, ये दे रखा नीचे वाले लेवल इसका ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ एक्स का स्क्वायर, ये आ गया इसके स्क्वायर के इक्वल है, ए एक्स के स्क्वायर। आई थिंक ए ओ के गलत डायग्राम मुझे गलत लगा थोड़ा। फिर ए एक्स का स्क्वायर इनके इक्वल आ गया ना, ए स्क्वायर बाई 8, इतना आ चुका है, ए स्क्वायर बाई 8। फिर ए बी की वैल्यू परपेंडिकुलर था, बी पॉइंट ऐसे था अटैच, वो ऐसे परपेंडिकुलर था, वो दिखा मतलब कि क्या कुछ हिसाब रहा होगा, बी ऐसे था, ये बी ए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर ए एक्स का स्क्वायर में क्या पता करके हूँ, ये ए बी का स्क्वायर मैं मुझे पता ही होगा, एक्स बी का स्क्वायर पता है मुझे, एक्स बी दैट इज ए स्क्वायर बाई 4, a/4 डिस्टेंस ऊपर दे रखा, वो एक्स यहाँ से देखो, इसमें a/4 यहाँ से पुट करेंगे 3a²/2, ओके पुट करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालनी पड़ती है। ब्रेविस लैटिस है, ब्रेविस लैटिस का अगर हम डिफाइन करते हैं, ब्रेविस लैटिस क्या है, एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, अगर उसमें एंगल चेंज कर साइड के लेंथ कभी कुछ चेंज कर तो अलग अलग शेप देता है, उसे क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये इसके टोटल 6 टाइप है, याद आप कर सकते हैं।
उसके बाद क्रिस्टल सिमेट्री छोटा टॉपिक है। उसके बाद क्या आएगा, मिलर इंडिसेस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सब कुछ आता है। फिर उसके बाद देखते हैं इंटरवल स्पेसिंग और डिस्टेंस कैसे है, सब कुछ भी वो सिंपल है, 2 मिनट का टॉपिक है। ये पढ़ सकते हो। आई विल गिव टाइम टू टेक स्क्रीनशॉट दिस। अब क्रिस्टल सिमेट्री, क्रिस्टल को किस तरीके से घुमाया जाए कि उसकी हमें सिमेट्री मिल जाए, मतलब कि हमें पता ही लगे कि हमने इसको घुमाया, रोटेट किया, अपनी स्टोरेज ऐसी तरीके किया। ट्रांसलेशन है कि the displacement of a crystal parallel to itself is known as translation operation, and translation operation is given by relation theorem. And reflection operation theorem for reflection of a lattice about to plane through lattice, which result as the mirror reflection. mirror reflection की 180 डिग्री रोटेशन होनी चाहिए किसी भी चीज। ये 360 रोटेशन ऑपरेशन, रोटेशन में क्या था, एक्सिस अबाउट द क्रिस्टल रोटेटिंग क्रिस्टल एक्सिस के rotation of the lattice through such specified angle about an axis passing through a point in the lattice, which carries crystal itself is known. उसी क्वेश्चन में 360 डिग्री वाली है कंपाउंड ऑपरेशन, combination of transport point rotation is a compound the crystal plane and mirror indices. In a crystal plane planes image planes which contain a large concentration of atoms. It is necessary to indicate this plane for crystal analysis, and orientation of planes or faces in a crystal can be described in their intercept form. Mirror indices बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मिरर इंडिसेस प्रोसीजर क्या है मिरर इंडिसेस का, जैसे कि अगर ये चीज टू दे रखी मुझे ये 2 लेंथ दूर है ना, ये 3 लेंथ दूर है, ये 4 लेंथ दूर है, मिरर इंडिसेस में से शो करें। अगर ये 1/4, अगर ये x एक्सिस है तो 1/2 1/4, मतलब वो इनको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल फिर ये मिरर इंडिसेस आ चुकी है। क्लियर है भैया? क्लियर मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ठीक है। And finally result along the fundamental vector, so intercept on mirror indices we can get this solving the LCM of above reciprocal value. mirror indices ये देखो, ये तीनों अगर हम देखें ना, एक सिंपल सी x एक्सिस की क्या होगी जिसमें 1 0 0 होगा, बाकी दोनों एलिमेंट 0 0। जस्ट वेट फॉर 0 0 जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थी। ठीक है, अगर x एक्सिस में 0 0 जाएंगे और y एक्सिस में क्या हो जाएगा, y वाला पॉइंट होगा, बाकी दोनों पॉइंट 0, z में भी सेम ऐसे होगा, और जिसमें 1 1 होंगे वो रिप्रेजेंट ऐसे होगा। ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखना, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है भैया। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन HKL मिरर इंडिसेस के पॉइंट होते हैं। ये मिरर इंडिसेस अगर मैं डिफाइन करूंगा, मिरर इंडिसेस डिफाइन द प्लेन को डिफाइन करेगा, पैरेलल प्लेन डिफाइन करेगा। सिंपलेस्ट रेशो होती है ये भी कह सकते हैं कि डिफाइन द पैरेलल प्लेन्स। तो हम डायरेक्टली एक बार बता सकते हैं, पैरेलल प्लेन्स फाइंड आउट करनी है, इसको जस्ट पता चल गया ना। ये हमारा लैटिस कांस्टेंट है अपॉन h² + k² + l²। h कांस्टेंट क्या होगा, इसके लो k क्या होगा y के, और l क्या होगा z एक्सिस के। हम निकाल पाएंगे यहाँ से डिस्टेंस। ये कुछ ले रखी है तो x1 1 1 का है, और ये है मेरे पास x एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, तो ये 0 1 0 0 का है। ये y एक्सिस को टच कर रहा है एक पॉइंट पे, ये 0 1 0 का है, और ये एक z एक्सिस को 0 0 1 का है। 1 1 0 का कैसे है, x एक्सिस को नीचे को, ये देखो नीचे x एक्सिस को टच कर रहा है, ऊपर y एक्सिस को पैरेलल किसके है, z एक्सिस के। ये इसी तरह ये 1 0 1 है, ये z एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल में है देखो, और इन दोनों के एडजेसेंट या जॉइंट है। समझ गए? 0 1 1 ये भी ऐसे ही है यार, ध्यान से सोचो। अब ये x एक्सिस की पैरेलल है। फंडामेंटल इज टू हेक्सागोनल रेक्टेंगुलर कोई ऐसे ऊपर क्या है, सिंपल ये आपका पूरा मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, ये हमने पढ़ रखी है, ये लिख रखी है प्रॉपर्टीज। आप एक बार जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार हर एक चीज को आराम से दे देता हूँ ताकि रीड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ देखो, लैटिस जो मूव भी कर देते हैं ताकि
कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा ऐसे जस्ट टेक स्क्रीनशॉट, डन, 1 2 3 डन, नेक्स्ट पेज, 1 2 3 डन, 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 दैट्स ओके। एंड अब चैप्टर हो चुके हैं। डेरिवेशन आई थी जो 3 से 4 डेरिवेशन है इस चैप्टर में, उसकी आपको अलग से अच्छी वीडियो मिलेगी जिसमें हैंड राइटर आज से मैं अपने आप करवाने वाला हूँ। इस डेरिवेशन अगर समझे तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, और जितना ज़्यादा हो सकता है हमारे चैनल को शेयर करें ताकि हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। अगर आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर डालें। वीकेंड पे जो डाउट सेशन होगा उसमें आपके सभी डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे, और जो भी हमारी इम्प्रूवमेंट हो सकती है वीडियोस में, या सजेशंस क्या है, क्या नए टॉपिक, किन नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है, वो आप सभी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जितना ज़्यादा हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।